आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक कारगर और सुरक्षित तरीका है। कोरोना संकट पर हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 13,60,000 रुपयों की लूट की गई है। बैंक ऑफ इंडिया की भगवानपुर शाखा से लूट की घटना को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि 6 से अधिक अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बैंक ऑफ इंडिया की भगवानपुर शाखा से लूट की घटना हुई है यहां पर और पुलिस लगी हुई है जांच करने में। लूट के दौरान बैंक कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। सदर थाने के पास की घटना है। तो मार रहा था, हमको ध्यान में है कि गार्ड क्या है चिल्ला रहे, हम ध्यान दिए। हम तो इधर एक कस्टमर का एक पैसा गिन रहे थे, गार्ड को मार रहा था, गार्ड चिल्लाए तो देखे तो 3-4 वो आदमी इधर मारा, तो इधर आओ, इधर घुस किया, बोला जल्दी निकाल पैसा, जल्दी निकाल। साइरन बजाने का भी टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं, सर मार देंगे गोली सटेले से। अब क्या करें? कितने की संख्या में था? तीन आदमी तो हम देखे हैं, आगे नहीं देखे। 3 आदमी था। कितना कैश ले गया? कैश 11 लाख ले लिए वोल्ट से, भीतर से 3 लाख रहा होगा। और सुधीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुधीर, और क्या कुछ जानकारियां मिल पाई है पुलिस को? फिलहाल अभी तक जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 की संख्या में अपराधी थे, हथियारबंद थे और वो वैशाली की दिशा में फरार हो गए। और इसे देखते हुए शहर से निकलने वाले सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस वाले तमाम लोग सड़क पर हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि कोरोना बंदी को लेकर पूरी की पूरी पुलिस सड़क पर है, जो लॉकडाउन में आने वाले लोगों को रोकती है, लेकिन इस बीच ये अपराधी कैसे चले आते हैं, वो भी हथियार के साथ। तो इस सवाल का जवाब पुलिस यहाँ नहीं दे पा रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अपराधियों का पकड़ना और कांड की गुत्थी सुलझाना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन एक बड़ी चुनौती दी है अपराधियों ने, चूंकि सदर थाने के ठीक बगल में, जी हाँ, ये नोट करने वाली बात है कि सदर थाने के ठीक बगल में ये बैंक है और आजकल बैंकों पर नजर रहती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना भी पुलिस की जिम्मेदारी है और बैंक में पुलिस जाती आती भी है। लेकिन आज क्या हालात बने कि अपराधी आए, आराम से लूटपाट किया। सुधीर, क्या सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं? सीसीटीवी फुटेज जो उसमें अंकित हुए हैं, अभी तक पुलिस ने उसको उपलब्ध नहीं कराया है और वो इसके खंगाल रही है। उनका कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर कुछ उसके लीड्स मिली है, लेकिन चूंकि जो अपराधी थे वो नकाबपोश थे, यूं भी नकाब लगाना है तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि कुछ लीड्स मिले हैं और उस लीड के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, जल्द ही इसकी गुत्थी सुलझेगी। लेकिन कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लूट हुई है वह काफी आश्चर्यजनक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है विधानसभा सचिवालय की बड़ी कार्रवाई, जहां विधायक अनिल सिंह के साथ कोटा जाने से जुड़ा हुआ यह मामला है। ड्राइवर शिवमंगल चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। ड्राइवर के जवाब से सचिवालय संतुष्ट नहीं है। ड्राइवर से विधानसभा सचिवालय ने जारी किया था नोटिस और ड्राइवर के जवाब से विधानसभा सचिवालय संतुष्ट नहीं है और विधायक अनिल सिंह की गाड़ी चलाकर ये ड्राइवर कोटा से अनिल सिंह की बेटी को वापस लाया था। रवि एस नारायण है हमारे साथ। रवि, हम एक सवाल लेकर 2 दिन से घूम रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिर दोषी कौन है, क्या ड्राइवर को फंसाया जा रहा है, और अभी जो खबर आ रही है इस खबर के क्या मायने हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि ड्राइवर को पिछले 2 दिन पहले सो कॉल किया गया था कोटा जाने को लेकर के। उसके जो जवाब आए हैं उससे सचिवालय संतुष्ट नहीं है और आज उसे निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन ये समझने वाली बात हुई कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाता है और अगर विधायक अगर कहते हैं कि वहां जाना है और ये कहते हैं कि पास बना हुआ है तो ड्राइवर जाएगा ही। लेकिन जब उसे निलंबित किया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल है कि विधायक पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मछली भात की पार्टी हुई थी जहानाबाद में, वहां पे कार्रवाई की गई, एसडीओ पे कार्रवाई की गई, तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं। तो आखिर विधायक अगर वहां पे जाते हैं, नियम कानून का उल्लंघन करते हैं, लॉकडाउन तोड़ते हैं, तो फिर आखिर विधायकों पर कार्रवाई कब होगी? पिछले दिनों हालांकि संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने इशारा जरूर किया है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इंतजार सबको है कि आखिर उन पर कार्रवाई कब की जाती है। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बातचीत के लिए। लेकिन सवाल जायज है, बिल्कुल सवाल जायज है कि ड्राइवर पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन विधायक जी पर कार्रवाई कब होगी? सवाल यही है, विधायक पर कार्रवाई कब होगी, ये सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इस बात को लेकर हम खड़े हैं कि बीजेपी विधायक पर आखिर कार्रवाई क्यों ना हो जाए।
ड्राइवर दोषी तो विधायक क्यों नहीं, क्योंकि वो भी कोटा गए थे। तो न्यूज़ 18 के सवाल हैं, और ये सवाल है कि आखिर ड्राइवर को मोहरा क्यों बनाया गया, उस पर कार्रवाई की बात क्यों कर दी गई, उससे जवाब क्यों मांगा गया, अगर उसने जवाब दिया गया तो ऐसी कौन सी बात पूछ ली गई जिससे सचिवालय संतुष्ट नहीं हो पाया, और विधायक जी से जो भी सवाल पूछे गए विधायक जी ने संतुष्ट कर दिया। कब तक विधायक पर कार्रवाई होगी, इस बात का इंतजार सभी को है। और बड़ी खबर आ रही है कि राज्य के बाहर फंसे छात्रों का मामला बिहार सरकार ने कल तक का समय मांगा है। हाईकोर्ट में कल अपना जवाब दाखिल करेंगे, राज्य सरकार की तरफ से यह कहना है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार से आज दोपहर ही जवाब देने को कहा था, और ऐसा लग रहा था कि बिहार सरकार की तरफ से जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन वक्त और मांगा गया है। बिहारी छात्रों की सुरक्षा को लेकर जवाब की मांग की गई है, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी बिहार सरकार को थोड़ा और वक्त चाहिए, थोड़ा मतलब कि कल तक का समय चाहिए, जिसकी मांग बिहार सरकार ने की है। और चलिए कोरोना पर अपडेट देखते हैं, बिहार में अब तक का अपडेट क्या है। तो बिहार में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। बिहार में संक्रमितों की अब जो संख्या है वो 136 हो गई है। पटना में आज 8 मरीज मिले हैं। पटना में संक्रमितों की संख्या हो गई है 16 है। नालंदा में भी एक नया मरीज मिला है। पूर्वी चंपारण में भी एक संक्रमित सामने आया है। वहीं बिहार के 16 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सिवान और नालंदा में 29 मरीज हो गए हैं। मुंगेर में अब तक 27 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बिहार के 7 जिलों में एक मरीज मिलने की पुष्टि हुई है, और जिलेवार तरीके से यह आंकड़ा आप देख सकते हैं। सिवान में 29, मुंगेर में 27 और नालंदा में भी 29। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से आज 10 का आंकड़ा बढ़ा है, तो सुबह की रिपोर्ट 126 की थी और अभी 136 की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो बिहार में बीते 3 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। रविवार शाम से अब तक कोरोना के करीब 50 मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। 2 नए जिले जुड़े हैं। एक कल सासाराम में केस आया था, और दूसरा मामला आज मोतिहारी का सामने आया है। और कुल मिला के अब राज्य में जो संक्रमित जिले हैं उनकी संख्या बढ़ के 16 हो गई है। जो लोग पहले से संक्रमित पहचाने गए हैं, जो टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं, उनके फिर क्लोज कॉन्टेक्ट्स के जो लोग हैं उनका सारा सैंपल हम लोग इकट्ठा करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी कोई पॉजिटिव आया है उसके नज़दीक में आए हुए लोग या विगत दिनों में उन्होंने जिन लोगों से संपर्क किया होगा वो कोई छूट नहीं जाए। अररिया में चौकीदार उठक बैठक से जुड़ा हुआ मसला, बिहार मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। इस पूरे मसले पर डीएम और एसपी से रिपोर्ट तलब की गई है। दोनों पदाधिकारियों से अलग अलग रिपोर्ट की मांग कर दी गई है, और समय दिया गया है 6 मई तक का, और 6 मई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीएम और एसपी अब जवाब तैयार करें इस पूरे मसले पर, क्योंकि बिहार मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और डीएम और एसपी से रिपोर्ट तलब की है। कृषि पदाधिकारी ने अररिया के जिस चौकीदार को उठक बैठक करवाया था, उससे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद फोन पर बातचीत की, और बातचीत के दौरान डीजीपी ने चौकीदार से पूरी घटनाक्रम को लेकर माफी मांगी और हौसला अफजाई की। इधर डीजीपी के आदेश पर घटना के दौरान मौके पर मौजूद एएसआई को अररिया एसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उसके साथ कोई भी अगर दुर्व्यवहार करेगा कोई पदाधिकारी, तो ये हमारे लिए हमारा अंग है ना,
हमारा सिपाही, हमारा चौकीदार, थानेदार सब हमारे अंग हैं। उनके साथ कोई बदतमीजी अगर करेगा तो हमें दुख होगा। मैंने उससे माफ़ी इसलिए मांगा कि उसको लगे कि हमारे परिवार के मुखिया हमारे साथ हैं, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। कोरोना बंदी के दौरान पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में पुलिस और पब्लिक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है और बताया जा रहा है कि पुलिस स्थानीय लोगों के बीच राहत सामग्री बांटने गई थी और इसी दौरान कई दिनों से राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराज लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायल पुलिसकर्मियों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां स्थानीय लोग और पुलिस के बीच में भिड़ंत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि राहत सामग्री को लेकर पुलिस पहुंची थी, लेकिन कई दिनों से राहत सामग्री नहीं मिल पा रही थी और ऐसे में गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। और हमले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाथों में रॉड है और कई ऐसी चीजें हैं जिससे पुलिस को पीटा जा रहा है, पुलिस को दौड़ाया जा रहा है। और सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया। 123 साल पुराने कानून में बदलाव किया गया। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की है और इस कानून के तहत मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वाले लोगों को 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और इसके अलावा 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नए कानून के मुताबिक इस तरह के अपराध को गैर जमानती माना जाएगा। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों के हित में कानून में बदलाव लाने का फैसला हुआ और नए कानून के मुताबिक अगर डॉक्टर या फिर दूसरे स्टाफ की गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नुकसान की 2 गुनी रकम की वसूली अपराध करने वाले से की जाएगी। तो ये बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। करेंगे हमला तो जाएंगे जेल। और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए जो बातें कही वो मुख्य बिंदु हम आपको दिखा पा रहे हैं कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया। जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। अब बात कोरोना से जंग जीतने वाले जांबाज की। नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी मेहताब आलम ने 9 दिनों में कोरोना से जंग जीत ली। मेहताब की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें पटना से एनएमसीएच से आज छुट्टी मिल गई है। मेहताब ने एनएमसीएच के डॉक्टरों की सराहना की और कहा कि मरीज डॉक्टर की हर बात को माने और साथ ही उनका कहना है कि कोरोना से बचने के लिए लोग अपने घर में रहें। मना कर हैं और जो हमारे अधिकारी लोग जो कह रहे हैं उसको पालन करें और जो भी रेस्टोरेंट का उसको थोड़ा सा अपना एहतियात से चले। डिस्चार्ज के समय यही इनको सलाह दिया है कि अभी भी 14 दिन ये क्वारंटीन में रहेंगे, घर में रहेंगे और परिवार के लोगों से नहीं मिलेंगे। कोरोना बंदी में आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने लोगों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया है और इसके लिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने वाले गाने कला संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। कोरोना के प्रति जागरूकता के अलावा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर लोग गाना गा सकते हैं। इसमें बेहतर करने वाले कलाकार को 1000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर ग्रुप में गाना गाया तो कला संस्कृति विभाग 2000 रुपए देगा। यही नहीं, जिला स्तर पर टॉप 3 प्रस्तुति को भी पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए का होगा, द्वितीय पुरस्कार 5,000 और तृतीय पुरस्कार 3,000 रुपए का होगा। यानी कि इस कोरोना काल में सरकार एक शख्स को अधिकतम 11,000 रुपए कमाने का मौका दे रही है। आइए इस मामले पर खुद राज्य के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार की भी सुनते हैं।
लॉकडाउन में बिहार के कलाकारों के लिए एक बड़ा मौका देने जा रहे हैं बिहार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, जो बिहार के कलाकार हैं जो लॉकडाउन की स्थिति में अभी परेशान है, तो उनके लिए आपका विभाग क्या कुछ करने वाला है? हम लोगों ने बिहार के ऐसे कलाकारों के लिए कोरोना बचाव और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से जो इनके सहयोग में जो जनउपयोगी कार्यक्रम जैसे राशन और जो छात्रों की छात्रवृत्ति, वृद्धजन पेंशन, उजाला योजना, किसान सम्मान योजना, जो भी राहत सामग्री कार्यक्रम हो रहे हैं और कोरोना के बचाव के लिए हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, लॉकडाउन अनुपालन करना, ये जो बातें हैं, इन बातों को सजाकर और कला के माध्यम से जो कलाकार इसे 15 से 20 मिनट का वीडियो जो कला संस्कृति विभाग के साइट पर देंगे, उन्हें बतौर प्रोत्साहन 1000 रुपया की राशि 30 तारीख को उनके आधार कार्ड के आधार पर, बैंक खाता के आधार पर उन कलाकारों को प्रोत्साहन राशि सम्मानित किया जाएगा। जो कलाकार समूह में यानी कि स्वयं गाएंगे और 2 अपने सजिंदा को बैठाकर गाएंगे, 3 आदमी या 2 आदमी के साथ, उनको 2000 रुपया। और इसके बाद में ये हम लोग 30 तारीख को ये उनको प्रोत्साहन राशि दे देंगे। 30 तारीख के बाद ये जिस जिला से जितने कलाकार का जो वीडियो आया है, इन सभी वीडियो को टोटल को हम लोग जिलाधिकारी को भेजेंगे और जिलाधिकारी अपने स्तर से इसके सभी पोर्टल को एक कमेटी बनाकर देखेंगे और उसमें जो प्रथम पुरस्कार विजेता होंगे उन्हें 10,000 रुपये देंगे, जो द्वितीय पुरस्कार विजेता होंगे उन्हें 5,000 देंगे, जो तृतीय पुरस्कार विजेता होंगे उन्हें 3,000 रुपये देंगे। तो इस प्रकार इस लॉकडाउन में जो कलाकार जो अपने घर पर बैठे हैं वहां से अपना कला का प्रदर्शन भी करेंगे और इस वैश्विक महामारी में उन्हें बतौर प्रोत्साहन कुछ हम लोग सहयोग भी कर सकेंगे। एक अच्छी खबर और भी कि फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ बड़ी डील की है और इस डील का स्वागत मुकेश अंबानी ने किया। तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मुकेश अंबानी का आभार जताया। कोरोना बंदी में सबसे बड़ी डील, 43,574 करोड़ की डील। फेसबुक ने जियो में किया निवेश। डिजिटल इंडिया मिशन का सपना होगा साकार। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ साझेदारी पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पार्टनरशिप भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मददगार साबित होगी। इस डील के पीछे की कहानी भी मुकेश अंबानी ने बताई और कहा कि मार्क जुकरबर्ग और उनका लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है भारत के लोगों की सेवा करना। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जियो ने फेसबुक के साथ डील पक्की की। At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. इधर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को पार्टनरशिप करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत हमारे लिए एक विशेष जगह है। यहाँ सबसे ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के यूजर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान उद्यमी हैं। 4 साल से जियो भारत को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है और इसी वजह से जियो से हमारी ये डील बड़ी है, क्योंकि जब लोगों को डिजिटली नया प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कई सुविधाओं में तेजी से सुधार होगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नए तरह के बिजनेस। Now, with a lot of communities around the world in lockdown,
It's even more important now than ever that people have the tools to connect with each other, and that businesses can find ways to operate online. And this is something that we think that we can help with, which is why we are proud to be partnering with Jio to help people and businesses in India create a lot of new opportunities, and we're going to share more on this soon. So I want to thank Mukesh Ambani and the entire Jio team for your partnership. I think we're going to be able to build a lot of great things that people find valuable in their daily lives, and importantly, that make it easier to live and easier to do business. इसके साथ ही रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने देशवासियों को यह भरोसा दिया कि फेसबुक के साथ जियो की सहभागिता पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगी। Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set two ambitious goals in his Digital India mission. Ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these two goals. खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।